नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में आए सामान में धमाका हुआ है। सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंची एक पार्सल में धमाका हो गया। कपड़े के बंडल में धमाका होने से लोग घबरा गए और हंगामा मच गया। मौके पर जीआरपी, आरपीएफ के अलावा रेल एसपी और डीएसपी पहुंचे और जांच शुरू की। धमाका हल्का था जिसमें जान माल की क्षति नहीं हुई। हालांकि बंडल में रखे कुछ कपड़े जल गए। जांच में पुलिस को कपड़े के बंडल से एक छोटी शीशी बरामद हुई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शीशी में ही कुछ तरल पदार्थ था जिससे धमाका हुआ। फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच में जुटी है कि धमाका आखिर हुआ कैसे। पार्सल की डिलीवरी दरभंगा के मोहम्मद सुफियान के नाम से आई थी, लेकिन पार्सल पर पूरा पता न लिखे होने की वजह से मोहम्मद सुफियान का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं शक इस वजह से गहरा रहा है क्योंकि मोहम्मद सुफियान अपना पार्सल लेने तक नहीं पहुंचा और न ही पार्सल को सिकंदराबाद से भेजने वाले का ही पता पार्सल पर लिखा है। फिलहाल पुलिस मोहम्मद सुफियान के साथ सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का पता लगा रही है ताकि पूरा मामला साफ हो सके। और देखिए, दरभंगा जंक्शन पर जो धमाका हुआ है, सिकंदराबाद से ये पार्सल आया। कपड़ों के बंडल में का ये पार्सल था। इस पार्सल में कपड़ों का बंडल था। दरभंगा के मोहम्मद सुफियान का ये पार्सल बताया जा रहा है। वहीं पार्सल पर मोहम्मद सुफियान का पूरा पता नहीं लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कपड़े के बंडल से एक छोटी शीशी भी बरामद हुई है और सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले का भी पता नहीं चल पाया है अब तक। वहीं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर उतारा गया था पार्सल और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पार्सल को रखा गया था और लगातार पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही पार्सल में धमाका हुआ और मोहम्मद सुफियान पार्सल लेने नहीं पहुंचा। इसकी वजह से शक ज्यादा गहरा गया है। एक फुटब्रिज के नीचे रखा गया था सामान। दरभंगा जंक्शन की बात है। इससे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और न ही कोई सामान वगैरह बरामद हुआ है, न ही कोई गड्ढा बना है, न ही ऊपर का कुछ नुकसान हुआ प्लेटफॉर्म का। केवल गठिया में जो कपड़ा था थोड़ा सा जले हुए हालत में। सर, किस नाम से था और क्या? मोहम्मद सुफियान के नाम से बुक किया गया था। उसका पूरा एड्रेस तो नहीं है, केवल मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ है। छानबीन चल रहा है, पता किया जा रहा है। सिकंदराबाद ये ब्लास्ट था और इससे किसी प्रकार का कोई यहाँ पे कोई भी क्षति नहीं हुआ है। किसी प्रकार की कोई प्रथम दृष्टया क्या लगा है? इस मामले की जांच की जा रही है। सभी विषयों सभी बिंदुओं के लिए जांच। सर, इस सब के भी सबसे बड़ी बात ये है ना कि जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, क्या ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी तो नहीं है? सारे विषयों पे देखिए, अब ऐसे में कई सवाल भी उठने लगे हैं कि पार्सल पर आखिर पूरा पता क्यों नहीं लिखा था। मोहम्मद सुफियान पार्सल लेने क्यों नहीं पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शक गहराता जा रहा है। सिकंदराबाद से पार्सल भेजने वाले ने पता क्यों नहीं लिखा था। और हमारे साथ बिपिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बिपिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चल पाया है? जी सोनाली, अभी फॉरेंसिक टीम नहीं पहुंची है क्योंकि अभी सुबह हुआ है और आना उनको मुजफ्फरपुर से ही है। क्योंकि इसके बाद जब आएंगे जांच शुरू होगा। लेकिन तत्काल जो है अभी रेल एसपी ने जैसे बताया कि सारी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तो चूंकि जो संदिग्ध मामला पहली प्राथमिक नजर में नजर आ रहा है कि जो भेजने वाला और जो पार्सल पाने वाला है, दोनों का डिटेल नहीं है, जो कहीं ना कहीं संदिग्ध की तरफ इशारा कर रहा है। तो जिसको लेके पुलिस भी जो जीआरपी के पुलिस है वो भी जांच में जुटे हुए हैं। तो तत्काल ये कौन मोहम्मद सुफियान है इसके पता लगाने में भी जुटे हुए हैं। तो आगे जब फॉरेंसिक टीम आएगी और आगे जो आखिर कौन सा केमिकल था उस बोतल में, इसकी भी जांच करेगी तो बात आगे बढ़ेगी। जी, पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है मोहम्मद सुफियान को लेकर? जीआरपी पदाधिकारी को है क्योंकि उसका डिटेल उस पर कुछ है नहीं, सिर्फ मोहम्मद सुफियान लिखा हुआ है।
तो पुलिस वहाँ सिकंदराबाद से संपर्क में है कि आखिर मोहम्मद सूफ जिसने वहाँ से भेजा है उसका पता क्या है, उसका डिटेल क्या है, वो निकालने में सिकंदराबाद के संपर्क में है। जी चलिए विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। वैशाली पुलिस ने बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए के लूट के मामले में खुलासा कर लिया है। साथ ही बैंक 88,77,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों के साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस मामले में वैशाली के साथ ही समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ पटना एसटीएफ ने कार्रवाई की। 10 जून को हाजीपुर में बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे गए थे। और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला एफसी बैंक का 88,67,000 है और जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट्स का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं एसटीएफ के टीम्स ने साथ मिलकर किया है एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोग को ये सफलताएं मिली हैं। वहीं समस्तीपुर पुलिस ने कई बैंकों से लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने बैंक लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी मुफस्सिल थाना के बिक्रमपुर बांदे में 29 अप्रैल और ताजपुर के एसबीआई शाखा में 19 मई को हुए लूट की वारदात में शामिल थे। ये अपराधी वैशाली के जदुआ स्थित एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूट की वारदात में भी शामिल थे। पुलिस ने लूट की भी भारी रकम बरामद की है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल वारदात में शामिल मुख्य अपराधी ओम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने समस्तीपुर में हुए 2 बैंक लूट और वैशाली में हुए एचडीएफसी बैंक लूटकांड का भी खुलासा हुआ। मुंगेर में सदर अस्पताल में एक कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल के मेन गेट पर जमकर हंगामा किया। कैदी के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। कैदी लालू तांती को 16 जून को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अररिया में सफेद हाथी ने आतंक मचा रखा है। सफेद हाथी ने एक बच्चे को कुचल दिया, साथ ही कई और लोगों पर हमला भी किया है। बताया जा रहा है कि सफेद हाथी नेपाल के जंगल से भटककर मानेक पहुंचा है, जहां उसने दहशत मचा दी है। एसएसबी, वन विभाग और पुलिस की टीम हाथी को काबू में करने या भगाने की कोशिश में लगातार जुटी है। हाथी ने आधे दर्जन घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। और देखिए, अररिया में सफेद हाथी का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा चुका है ये हाथी, साथ ही एक बच्चे को भी कुचलकर मार डाला गया है। और लगातार वन विभाग इस कवायद में जुटा है कि किसी तरह से हाथी को पकड़ा जाए या फिर उसे भगा दिया जाए। उधर मोतिहारी में वन विभाग की टीम आखिरकार बाघ को पकड़ने में कामयाब हुई है। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट की टीम ने चिरैया राघोपुर सरेह में बाघ को पकड़ लिया है। 4 दिनों से पकड़ी दयाल और चिरैया में बाघ भटक रहा था, जिसके बाद से वन विभाग की टीम बाघ के पद चिन्हों को तलाशती रही और उसके आधार पर उसे ट्रैप किया गया। सुरक्षित पकड़ा गया है। इसके पहले ये 2 दिन पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिहार का सीनियर ऑफिसर सारे यहाँ पे मौजूद है। बेतिया से आए हैं, वहाँ पटना से भी आए हैं, ऑल आर वेरी सीनियर ऑफिसर। तो उन लोगों ने यहाँ कैंप करके इसको रेस्क्यू किया है। तो मैं इनके पूरी टीम को पूरी चंपारण की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोपालगंज में तटबंधों को बचाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर ने बताया कि सारण मुख्य बांध और रिंग बांध पर कोई खतरा नहीं है। पाइलिंग के जरिए तटबंध को मजबूत किया जा रहा है और फिलहाल सब कुछ कंट्रोल में है।
पिछले साल देवापुर में पहले रिंग बांध टूटा था, जिसके बाद सारण मुख्य बांध भी टूट गया था और बड़े इलाके में पानी फैल गया था। हालांकि मौके पर मौजूद पूर्व विधायक मनजीत सिंह ने कहा कि इस बार काम देर से शुरू किया गया। सुरक्षित है। अभी देख रहे हैं जहाँ तरह कहीं भी जो साल बल्ला पालने कराए हैं हम लोग जो अपना दिए हैं, कहीं कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। इसको और एक्स्ट्रा भी कराए थे 100 मीटर, जिसके चलते वो एकदम सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए हम लोग तैयारी भी रखे हैं। अगर कुछ बोरा भी देखे हैं FF करा के फ्लड फाइटिंग करा के हम लोग सुरक्षित रखेंगे। और हम जेई को मंगा रहे हैं, वो हो गया है, वो सब पेट्रोलिंग करेगा। नेपाल में लगातार बारिश से अररिया में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही बाढ़ से बचाव की तैयारियां भी चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद सीमांचल के अररिया में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की एक टीम जो है अररिया के टाउन हॉल पहुंच चुकी है और मुकम्मल तैयारी में जुट गई है। दूसरी ओर तस्वीरों में हम दिखलाना चाहेंगे कि जो मोटर बोट है, जो बाढ़ के समय में जो बाढ़ में फंसे लोग जो होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगती है और सारा जो साजो सामान है यहाँ पर पहुँच चुका है और पूरी तैयारी है। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि क्या तैयारी है और किस तरह से वो हैंडल करने वाले हैं। ये बताइए क्या तैयारी है, क्या सब निर्देश है? हम लोग तो बाढ़ से पूर्व यहाँ जिला में पहुँच जाते हैं और अपने पूरे साजो सामान के साथ। हमारे पास मोटराइज बोट है, अगर ज़रूरत पड़ता है, उस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम लोग अपने मोटराइज बोट से लोगों को इवैक्यूएट करने का काम। अररिया के टाउन हॉल में एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। जो बाढ़ से पूर्व की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई है। एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैनात है। हालांकि अररिया के इस इलाके में अभी बाढ़ का आगमन हुआ नहीं है, बाढ़ आई नहीं है। इससे पूर्व ही जो है एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कैमूर में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में पानी घुस गया है। इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, मरीजों के वार्ड से लेकर डॉक्टरों के चैम्बर में भी पानी घुस गया है। बारिश के पानी का निकास सही तरीके से नहीं होने की वजह से अस्पताल परिसर में गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख तो रहे हैं कि क्या स्थिति है, नदी बह रहा है और क्या है, यही स्थिति है। हॉस्पिटल का तो बाहर में क्या बात है। इतना पानी में सफर करके आप आ रही हैं, क्या डर नहीं लग रहा है आपको? इस पर डर लगेगा भी तो क्या करें, करना तो है ना। जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। अस्पताल में इसकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन प्लांट लगाने वाली कंपनी की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं है। ऐसे में प्लांट लगाने में देर हो सकती है। लहर के बाद तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए सरकार ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की व्यवस्था की है। जैसा कि जमुई सदर अस्पताल परिसर में भी यह घोषणा किया गया था और उसका यहाँ पर काम भी हुआ। देखा जाए तो इसी स्थल को चयनित किया गया है ऑक्सीजन प्लांट के लिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा और यहाँ जो ऑक्सीजन होगा उससे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएगी। लेकिन अभी तक वो ऑक्सीजन प्लांट का काम जो होना चाहिए था, शुरू होना चाहिए था। हम लोग स्थल चयन करके सूचना विभाग को दे दिए हैं और जो भी बिजली का वर्क था, जैसे ट्रांसफार्मर का हैवी पावर का स्थापित किया जाना ताकि ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से स्थापित होकर के चल सके, तो उस संबंध में हम लोग बिजली विभाग से बात करके ट्रांसफार्मर संबंधित भी सारे काम को करवा ली। हालांकि जमुई का स्वास्थ्य विभाग यहाँ तैयारी कर ली है, लेकिन जो निर्माण कंपनी जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाली है वो यहाँ अभी नहीं पहुँची है। इंतज़ार है कि वो जल्दी आए और यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने में अपना सहयोग दे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।
ब्रह्मपुरा थाना और एंटी लीकर टास्क फोर्स को ये कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस को झारखंड से मुजफ्फरपुर शराब की खेप पहुंचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने चांदनी चौक के पास ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 2650 लीटर विदेशी शराब रखी गई थी। गिरफ्तार तस्करों में एक यूपी और एक वैशाली के रहने वाले हैं, जबकि 5 स्थानीय लोग शामिल हैं। कल रात्रि में हमारे एयरटीएफ टीम और ब्रह्मपुरा थाने को एक ट्रक शराब आने की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष और एयरटीएफ की टीम ने चांदनी चौक के पास में एक ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में सर्च करने पे काफ़ी मात्रा में शराब पाया गया और उस ट्रक में सवार 7 लोग थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। और बिहार सरकार फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई में तेजी लाने की तैयारी में है। सरकार ने तय किया है कि 1 महीने में सभी वैसे शिक्षक जिन्होंने कोई डिग्री जमा नहीं की और वेबसाइट पर अपनी डिग्री अपलोड करे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में 4.25 लाख शिक्षक हैं, जिनमें से 92,000 के सर्टिफिकेट सरकार के पास नहीं है। ऐसे में शिक्षक अगर 1 महीने में वेबसाइट पर अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। अब हम लोगों ने ये फैसला किया कि इस जांच को अब त्वरित गति से हम लोग संपन्न करेंगे, पूरा करेंगे, क्या कि 5 साल एक बड़ा अंतराल होता है और इसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने कोरोना संकट के दौर में किसानों के हित में गेहूं अधिप्राप्ति की अभूतपूर्व सफलता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 96,753 किसानों से 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति की गई है। साथ ही 58% रैयत किसानों से और 42% गैर रैयत किसानों से गेहूं की खरीदी की गई है। वहीं कुल अधिप्राप्त गेहूं के मूल्य का 736.52 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अधिप्राप्ति गेहूं की मात्रा 4,56,000 क्विंटल है, टन है। किसानों का भुगतान अधिप्राप्ति गेहूं का मूल्य हुआ आपका 9 करोड़ 920 करोड़ है, जिसमें किसानों को भुगतान की गई जो राशि है वो 736.52 करोड़ हो चुका है। मतलब मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डाटा ऑपरेटर और वार्ड बॉय के पद पर जिन 740 लोगों की बहाली की गई थी, उसे निरस्त कर दिया गया। सिविल सर्जन ने ये फैसला किया है। दरअसल सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के प्रधान सहायक पर लाखों की उगाही पर नाजायज तरीके से बहाली की शिकायत जिला अधिकारी को मिली। डीएम ने जांच के आदेश दिए। जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया गया है, लेकिन जिला अधिकारी के एक्शन लेने से पहले ही सिविल सर्जन ने बीच में ही बहाली को कैंसिल कर दिया, जो सवालों के घेरे में है। देखिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुजफ्फरपुर के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की गई थी और इस बहाली में शुरू से ही गड़बड़ियों की खबरें आ रही थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई और उसमें बड़ी कार्रवाई हुई है। आज सिविल सर्जन ने उन तमाम बहालियों को निरस्त कर दिया है। जाँच टीम के अध्यक्ष हमारे साथ हैं डीडीसी साहब, क्या मामला था और क्या कुछ उसमें? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सदर अस्पताल में या SKMCH मतलब जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में और सभी सदर अस्पताल में कोरोना को देखते हुए यदि आपको मानव बल की आवश्यकता है तो फौरी तौर पर मतलब अर्जेंसी के हिसाब से जो है आपको मानव बल की अधिप्राप्ति की जानी थी। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा जो है जिला पदाधिकारी महोदय को शिकायत मिल रही थी। लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि जो बहाली हो रही है उसमें अनियमितता बरती जा रही है
कई स्रोतों से जब शिकायत प्राप्त हुई तो जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक जांच टीम का गठन मेरी अध्यक्षता में की गई और हम लोगों से जितनी जल्दी हो जांच करके प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था। उसी के क्रम में हम लोगों ने इसकी जांच की और जांचोपरांत जो भी मामला सामने आया उसके संबंध में हम लोगों ने अपना संयुक्त जांच प्रतिवेदन जो है जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित कर दिया। जांच के दौरान एक बार बातें आ रही थी, असहयोग हो रहा है स्वास्थ्य विभाग से। अपेक्षित सहयोग हम लोग को स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी थे उनसे नहीं मिल रहा था। सिविल सर्जन भी थे? हाँ, सिविल सर्जन का भी जो सहयोग हम लोग को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। हालांकि बाद में वो आए और उनसे भी वार्ता हम लोग की हुई, उनसे भी जो कुछ हम लोग को पूछना था उनसे हम लोगों ने पूछा। तो सिविल सर्जन ने जिस तरीके से जांच के बीच में ही इन तमाम बहालियों को रद्द कर दिया है, इससे लगता है कि गड़बड़ी हुई थी और डीएम स्तर पर कोई कार्रवाई की जाती है उससे पहले उन्होंने अपना बचाव किया है। इस निरस्तीकरण के बाद सिविल सर्जन बीमार हो गए हैं। तो ये तमाम जो सीन है, ये सीन इस बात की पुष्टि करता है कि मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में बहाली में गड़बड़ी की जो बातें उठाई गई थी वो बिल्कुल सत्य थी और न्यूज 18 ने जो खबर आपको दिखाया था उस पर एक तरीके से मुहर लग गई है। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।